कार्टेल के बारे में चर्चा कर रहे थे। एक किताब को बैग में रखने और दूसरे को निकालने के बीच में जो समय आपको लगता है बातों के साथ, हमें समझ नहीं आता क्या बातें आ गई अचानक से, क्या बात करने लग गए। हो गया CMSL हो गया, ये सब बोलते हो, क्या बोलते हो? नहीं तुम ना बताना, इन इनसे, हाँ तुमसे नहीं पूछ रहे, बाकी सबसे पूछ, जनता से पूछ रहे। हो गया, बातें कर ली जरूरी वाली, तुमसे नहीं बात, तुम जबरदस्ती। अच्छा कार्टल्स की बात कर रहे थे हम लोग, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? कंपटीशन एक्ट कर रहे थे। कंपटीशन एक्ट में हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे थे मोनोपोलीज होना हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। इसके लिए पहले एक एक्ट बनाया गया था, MRTP, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। जो MRTP एक्ट को खत्म करके नया एक्ट बनाया गया, कौन सा? कंपटीशन एक्ट। कंपटीशन एक्ट इसलिए बनाया गया ताकि एंटिटीज में कंपटीशन हो जिससे कंज्यूमर्स का फायदा हो। इसमें हम लोग कुछ डेफिनेशंस पढ़ रहे थे। सबसे पहले डेफिनेशन बताओ किसकी पढ़ी थी? देख के बता दो, हम ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे कि याद होगा। किसकी थी? एक्विजिशन की। फिर कौन सी डेफिनेशन थी? अग्रीमेंट की। अग्रीमेंट में रिटन फॉर्म में होना जरूरी होता था, नहीं तो अग्रीमेंट वॉइड हो जाता था। रिटन रिटन जरूरी नहीं होता था, रिटन नहीं होता था, रिटन हो नहीं सकता। अच्छा अच्छा, रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो, लीगली इन्फोर्सेबल हो या ना हो। अगर अग्रीमेंट हुआ है तो उसको हम लोग इनके कंपटीशन एक्ट के हिसाब से अग्रीमेंट मान लेते थे। हमको बताओ कंपटीशन एक्ट की अथॉरिटी कौन सी थी? CCI। CCI मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और फिर हम लोग ने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, कार्टेल। अच्छा, इस एक्ट की एपिलेट अथॉरिटी कौन है? आप जानते हैं उसको, NCLAT। ठीक है, कार्टेल की बात हम लोग कर रहे थे, क्या मतलब होता था बताओ कार्टेल बनाना? अगर कुछ लोगों ने मिलके, चाहे वो सेलर्स हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, उन्होंने मिलके अपनी एसोसिएशन बनाई है तो उस एसोसिएशन को कार्टेल कहा जाता था। और ये मान लिया जाता था कि आप उस कार्टेल को अनफेयर पर्पसेस के लिए यूज करेंगे, इसलिए कार्टेल बनाने को वॉइड माना जाता था। ठीक है, इंपोर्ट कार्टेल, एक्सपोर्ट कार्टेल याद है? ये क्या होता था? हाँ बिल्कुल सही बात है, नहीं सही है। इंपोर्टर्स ने अगर एसोसिएशन बनाई है, ठीक है, इंपोर्टर्स कौन हो गए? जो बाहर वाले लोग ने एसोसिएशन बनाई है यहाँ माल बेचने के लिए, वो इंपोर्ट कार्टेल होता था। और एक्सपोर्ट कार्टेल क्या होता था? यहाँ के सेलर्स ने एसोसिएशन बनाई बाहर बेचने के लिए। कौन सा वाला इस एक्ट में कवर्ड नहीं था? लगा लो, बोली लगा लो, जब हो जाए बता। एक्सपोर्ट की इंपोर्ट, एक्सपोर्ट वाले हमारे एक्ट में कवर्ड नहीं होते थे, मतलब एक्सपोर्ट वाले अलाउड होते हैं। क्यों? हमसे क्या मतलब, उनका देश समझे, यही पढ़ रहे थे हम लोग। अच्छा, सम ऑफ द कंडीशंस दैट आर कॉन्ड्यूसिव टू कार्टेलाइजेशन कर रहे थे हम लोग, याद है आपको? जिसमें 2-3 पॉइंट्स के बाद आपकी बैटरी खत्म हो गई थी। अब याद आया कुछ कुछ? यहां से हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए कब कब कार्टेलाइजेशन होता था? हाई कॉन्सेंट्रेशन, बहुत फ्यू कॉम्पिटिटर्स हैं, किसी भी चीज के कम कॉम्पिटिटर्स है तो कार्टेलाइजेशन होने के चांसेस ज्यादा होते थे। हाई एंट्री एंड एग्जिट बैरियर, जिसका बिजनेस स्टार्ट करना आसान ना हो। क्यों? अगर बिजनेस स्टार्ट करना इजी होगा तो नए कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे, आपके मोनोपोली बनाने का फायदा ही नहीं होगा। होमोजेनिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, दोनों एंटिटीज के प्रोडक्ट्स एक जैसे हों तब कार्टेल का फायदा होगा। सिमिलर प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब होता था जब दोनों का कॉस्टिंग सेम आ रही हो। आप देखिए एक जैसे प्रोडक्ट्स की लगभग जो कॉस्टिंग होती है वो सेम हो। पेज नंबर बता दीजिए पहले हमको। 308, 308, हमारा 310 है। आधे इंग्लिश बोल रहे, आधे हिंदी बोल। अच्छा, 308 है बेटा। अच्छा, सिमिलर प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब जो ऐसे कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स होते हैं लगभग उनकी कॉस्टिंग सेम होती है। अब कार्टेल समझो कब बन सकता है, जैसे हमने आपको बताया था अमूल एंड नमस्ते, दोनों के 1 लीटर मिल्क की लगभग कॉस्टिंग सेम होगी, या 2 कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें लगभग कॉस्टिंग सेम होगी। लेकिन अगर हम आपसे कहें एक प्रोडक्ट है वो 10 रुपए का बिक रहा है, उसका एक प्रोडक्ट है जो हाई रेंज 100 रुपए का बिकता है, ये अगर मोनोपोली बना ले तो कोई इफेक्ट भी नहीं है क्योंकि दोनों का कंज्यूमर रेंज अलग अलग है। ओके, एक्सेस कैपेसिटी,
एक्सेस कैपेसिटी का मतलब अगर हम अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं तो कार्टलाइजेशन बनाने का फायदा नहीं है। इसका मतलब समझना, एक्सेस कैपेसिटी का मतलब मान लीजिए हम 1000 लीटर या 1000 यूनिट्स बनाने के लिए एलिजिबल है, लेकिन अभी हम सिर्फ 600 यूनिट्स बना रहे हैं। आप बताइए, पहले बताओ, कार्टलाइजेशन से मार्केट में डिमांड इंक्रीज होगी? डिमांड इंक्रीज होगी तो हम बना भी तो पाए। अगर मेरी कैपेसिटी 1000 यूनिट्स बनाने की और हम 600 यूनिट्स बना रहे हैं, तो बताओ मैं कार्टलाइजेशन का फायदा होगा कि नहीं होगा? सोचो सोचो, मेरी कैपेसिटी हम 1000 यूनिट्स बना सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ 600 बना रहे हैं। कार्टलाइजेशन की वजह से डिमांड इंक्रीज हुई तो हमें फायदा होगा कि नहीं होगा? यस होगा। लेकिन मान लो मेरी 1000 की कैपेसिटी, हम ऑलरेडी 1000 बना रहे हैं, तो कार्टलाइजेशन का फायदा ही क्या होगा, क्योंकि हम और बना ही नहीं सकते। अगर मेरे पास एक्सेस कैपेसिटी है तो कार्टलाइजेशन का हमें फायदा होगा, और इसलिए हम कार्टलाइजेशन में एंटर करेंगे। दैट इज व्हाट इज एक्सेस कैपेसिटी। एंड हिस्ट्री ऑफ कल्यूजन मतलब पहले भी ऐसा हो चुका हो। कल्यूजन मतलब पहले भी ऐसा हुआ है कि दो एंटिटीज ने मिलकर मोनोपोली करी है, तो आगे भी ऐसी मोनोपोली के चांसेस होते हैं। ये सारे फैक्टर्स होते हैं किसके? कार्टलाइजेशन के। याद कर ले, लिख लो वहां पे, लर्न बाय क्या, यही तो होता है? क्या हुआ? कार्टलाइजेशन हमने उस दिन भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसा नहीं होता है। अच्छा, सम ऑफ द कंडीशंस में कंड्यूसिव टू कार्टलाइजेशन, सारे पॉइंट्स याद कर लीजिएगा। अब आ जाइए चेयरपर्सन, बताओ चेयरपर्सन कौन हुआ? हाँ, आपने बताया चेयरपर्सन वो होता है जो चेयर पे बैठा होता है, और आपके मतलब आपके नहीं, इस एक्ट ने देखो क्या बताया, कह रहे चेयरपर्सन वो है हु इज अपॉइंटेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8। समझ गए सब लोग? एनीवेज, ओके, ऑन अ सीरियस नोट, कम टू द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर। इंपॉर्टेंट मार्क करो। जरा देखो कंज्यूमर कौन हुआ, आप बताइए कंज्यूमर कौन हुआ? जो कंज्यूम करता है। हाँ, जिसने कुछ कंसिडरेशन पे करके कुछ सर्विसेज या कुछ गुड्स का यूज किया है। अच्छा, एक बात बताइए, मान लीजिए हमने गुड्स खरीदे हैं रीसेल के लिए, हम रिटेलर हैं। रिटेलर होलसेलर समझते हो ना, हम रिटेलर हैं। हमने गुड्स खरीदे हैं आगे बेचने के लिए, क्या हम कंज्यूमर हुए? नहीं हुए। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ो, टिके रहना अपने आंसर पे। रुको, दिक्कत हो रही होगी। अब दिक्कत कम हुई? अब बताइए अगर हम रीसेल पर्पस के लिए ले रहे हैं तो हम कंज्यूमर हैं कि नहीं है? हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड कॉम्पिटिशन एक्ट। अब ध्यान से समझना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है कंज्यूमर्स के बेनिफिट के लिए। कंज्यूमर का मतलब वहां पर वो होता है वो जिसने एक्चुअली गुड्स का कंजम्पशन किया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की डेफिनेशन में साफ साफ लिखा है, सेम डेफिनेशन है एग्जैक्टली, बस आखिरी में जहां लिखा है ना वेदर सच परचेज ऑफ गुड्स, वहीं लिखा है एक्सेप्ट। मतलब वो लोग जो रीसेल पर्पस के लिए ले रहे हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में वो कंज्यूमर नहीं माने जाते। लेकिन इसमें समझिए, कंपटीशन एक्ट में, कंपटीशन एक्ट में कंज्यूमर का पर्पस क्या है? हमको बताओ, अगर होलसेलर्स ने कार्टेल बना लिया तो बताओ किसका नुकसान होगा? रिटेलर का। वहां रिटेलर कंज्यूमर बन गया है, तो रिटेलर भी तो कह सकता है कि अगर होलसेलर्स ने या मैन्युफैक्चरर्स ने बना ली अपनी कार्टेल तो हमको नुकसान हो सकता है। दैट इज वाई कॉम्पिटिशन एक्ट में चाहे आप यूज कर रहे हो या आगे बेचने के लिए खरीदा हो, दोनों को ही कंज्यूमर माना जाता है। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता है अगर गुड्स में कुछ डिफेक्ट हो जाए तो कंप्लेन कौन कर सकता है? कंप्लेन वही कर सकता है जिसने एक्चुअली में गुड्स कंज्यूम करे हो। तो यही डेफिनेशन का डिफरेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में और कॉम्पिटिशन एक्ट में। कॉम्पिटिशन एक्ट में रीसेल वालों को भी कंज्यूमर मान लेंगे, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में उनको कंज्यूमर नहीं मानेंगे। लॉजिक समझ में आ गया? यहाँ कंज्यूमर का पर्पस क्या है? अगर होलसेलर जो है वो ऐसे अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रहा है, सोच के देखो, अगर हम लोग रिटेलर को कंज्यूमर ना मानते और होलसेलर अनफेयर प्रैक्टिस कर रहा होता तो क्या रिटेलर केस कर सकता था? नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे कंज्यूमर ही नहीं माना जाएगा। तो कह रहे हैं इस एक्ट में रिटेलर को भी कंज्यूमर मान लिया जाएगा, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में उनको नहीं माना जाएगा। अब डेफिनेशन देखिए क्या लिखा है,
कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स फॉर कंसिडरेशन, जिसने गुड्स खरीदे फॉर अ कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड और प्रोमिस्ड और पार्टली पेड और पार्टली प्रोमिस्ड, मतलब हमने पैसा पूरा दे दिया है या आधा दिया है या देने का वादा करा है, या अंडर एनी सिस्टम ऑफ डिफर्ड पेमेंट, मतलब हमने एसी खरीदा इंस्टॉलमेंट्स में, अभी कुछ पैसा दिया बाकी पैसा देना बाकी, बताओ हम कंज्यूमर हुए कि नहीं हुए? यस, हम कंज्यूमर हुए। ठीक है, अच्छा आपने फ्री में कोई सामान खरीद लिया, आप एसी खरीदने गए थे, उसके साथ आपको कोई चीज फ्री मिल गई, अब बताइए इस एक्ट में कवर्ड होंगे कि नहीं होंगे? जैसे मान लो आप फ्रिज खरीदने गए थे, उसके साथ आपको फ्रिज की बॉटल्स फ्री मिल गई, ठीक है, वो बॉटल्स डिफेक्टिव निकल आई, ठीक है, अब बताइए ये कंज्यूमर माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में वर्ड क्या लिखा हुआ है? बाइज फॉर अ कंसिडरेशन। कह रहे हैं फ्री वाले जो गुड्स होंगे उनके लिए ये कवर नहीं होगा। जब आप फ्री ले रहे हो तो किस बात का कार्टेल, किस बात का प्राइस राइज, किस बात का अनफेयर प्रैक्टिस, ठीक है, दोनों ही एक्ट में ये कवर्ड है। अगर आप फ्री में कोई सामान ले रहे हैं उसके ऊपर ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या कॉम्पिटिशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो फर्स्ट वाला पॉइंट था, तो सेकंड फिर क्या है? सेम लिखा है, देखो दोबारा, सेकंड वाला काट दो। फर्स्ट वाला किसके लिए है? गुड्स के लिए, और सेकंड वाला किसके लिए है? सर्विसेज के लिए। बाकी डेफिनेशन एग्जैक्टली सेम है। एनी डाउट? अच्छा अब हमको सच सच बताना, बिल्कुल सच बताओगे? एक चीज पूछे, गॉड प्रॉमिस करके सच बताना, कितने लोग सही में पढ़ रहे हैं इस टाइम? देखो कुछ लोग ने हाथ नहीं उठाया। ये देखो, कह रहे क्या हुआ? आई एम आस्किंग कितने लोग पढ़ रहे हैं? कुछ लोग मेंटली कहीं और निकल गए हैं। कहाँ घूम रहे हो बताओ? गंगा बिराज क्लास में है सब, फिजिकली एंड मेंटली। सिट स्ट्रेट ऑल ऑफ यू, सिट स्ट्रेट। बैठने में आपको 2 मिनट लगता है। सब यही हैं? हम लोग साथ हैं? आवाज नहीं आ रही? ठीक है, अच्छा हाँ, फिर अगली डेफिनेशन, पिछली डेफिनेशन कौन सी पढ़ी थी? कंज्यूमर। उसके पहले कौन सी पढ़ी थी? उसके पहले सीधे कार्टेल पढ़ी थी, चेयरपर्सन पढ़ी थी। कंज्यूमर कौन होता है बताओ इसमें? जिसने फॉर कंसिडरेशन लिया हो, और अभी आधी दी आधी बाद में देगा तो, और डेफर्ड सिस्टम इंस्टॉलमेंट में दे रहा है, और फ्री में लिए तो नहीं होगा, और रिटेलर होगा, और होलसेलर, होलसेलर कंज्यूमर होगा? ये अच्छा क्वेश्चन निकला है, बताओ होलसेलर कंज्यूमर होगा? होगा कि नहीं होगा होलसेलर? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? होलसेलर भी तो कुछ खरीद रहा है, किससे खरीद रहा है? मैन्युफैक्चरर से। ठीक है, आगे सब वापस यही रहना। एंटरप्राइज, देखिए, एंटरप्राइज मीन्स अ पर्सन और अ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग यूनिट, डिविजन, सब्सिडरी हु इज और हैज बीन इंगेज्ड इन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। कह रहे हैं कोई सरकार का डिपार्टमेंट जो किसी तरीके की कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एंटरप्राइज। तो बेसिकली एंटरप्राइज का मतलब यहाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन, अब ये सिंपल है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट मार्क करो रेलेवेंट मार्केट, लेकिन ये अभी नहीं करेंगे, जब ये टॉपिक आएगा तब करेंगे। रेलेवेंट मार्केट, रेलेवेंट जोग्राफिकल मार्केट एंड रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट। नहीं दी है? किसकी बुक में नहीं दी है? जिनकी बुक में नहीं दी वहां लिख लो है इंपॉर्टेंट, लेकिन दी नहीं है। क्या है इंपॉर्टेंट, क्या करे? अच्छा अब यहां आ जाओ, सेक्शन 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से एक्ट स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली ये चैप्टर अब ध्यान से सुनिएगा। कॉम्पिटिशन एक्ट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला है प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन अग्रीमेंट्स। एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स को बताओ वैलिड माना जाएगा कि वॉइड? लाइन ध्यान से सुनना, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स 3 चीजों में डिवाइडेड है ये चैप्टर। फर्स्ट जो पार्ट है वो बात कर रहा है एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स,
कह रहे किसी भी तरीके का अगर एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट है तो उसको वॉइड माना जाता है। सेकेंड पोर्शन बात करता है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन। बताओ इसका मतलब क्या हुआ, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन। हाँ, कह रहे वो प्लेयर जो डोमिनेंट पोजीशन पे है वो अपनी उस पोजीशन का गलत इस्तेमाल ना करे। डोमिनेंट पोजीशन सुनते ही क्या दिमाग में आता है, एग्जाम्पल क्या दिमाग में आता है, जियो, रिलायंस, ठीक है। जो डोमिनेंट प्लेयर हैं वो मार्केट के इतने बड़े प्लेयर हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज कर रहे हो, अपने छोटे छोटे प्लेयर्स को उन्होंने मर्ज कर लिया और फिर उनकी मोनोपोली बन गई हो। और तीसरा जो सेक्शन आता है वो आता है कॉम्बिनेशंस का। कॉम्बिनेशन मतलब मर्जर्स अमाल्गमेशन, ठीक है। इन 3 पार्ट्स में ये चैप्टर डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज सेक्शन 3, प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन अग्रीमेंट्स। और ये कौन से अग्रीमेंट्स हैं जो प्रोहिबिटेड होते हैं, जो एंटी कॉम्पिटिटिव होते हैं। ओके, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट का कोई एग्जांपल दे सकते हो 1 वर्ड में, 1 वर्ड में एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट का एग्जांपल। कार्टेल, सिंपल। कार्टेल भी तो एंटी कॉम्पिटिटिव हुआ, यस और नो। और ये एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स क्या होंगे, वॉइड। देखिए, सेक्शन 3 डील्स विद एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। सेक्शन 3(1) प्रोवाइड्स दैट नो एंटरप्राइज और एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइज शैल एंटर इनटू एनी अग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए क्या क्या अग्रीमेंट नहीं कर सकते हम, मिलके प्रोडक्शन करेंगे, सप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, एक्विजिशन, विच कॉजेज, ये लाइंस देखना, विच कॉजेज और लाइकली टू कॉज appreciable adverse effect on competition. What does this line means? इसको AAEC भी कहते हैं कई बार, appreciable adverse effect on competition. adverse effect on competition समझ गए, competition में negative effect, appreciable बड़ा, बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसा अग्रीमेंट जिससे कंपटीशन पे नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, ऐसे अग्रीमेंट्स को एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट कहा जाता है। और अगली लाइन में लिखा है एनी अग्रीमेंट एंटर्ड इनटू इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजंस शैल बी वॉइड। ऐसा कोई भी एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड। तो अब बताइए, जो हम लोगों ने एग्जाम्पल सबसे पहले लिया था, अमूल और नमस्ते ने कहा कि हम लोग मिल जाते हैं और कुछ समय के लिए सप्लाई बंद कर देते हैं। बताओ ये कैसा एग्जाम्पल हुआ, किस चीज का एग्जाम्पल हुआ, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। अच्छा ये बताओ, अमूल और नमस्ते ने लेकिन रिटन अग्रीमेंट नहीं किया, क्यों? क्योंकि आप कह रहे हैं एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट में जो अग्रीमेंट की डेफिनेशन डिफाइंड है वो क्या कहती है कि चाहे रिटन हो या ना हो, लीगली इन्फोर्सेबल हो या ना हो। ओके, सो ये जो इन्होंने अग्रीमेंट किया कि हम लोग मिलके कुछ समय के लिए सप्लाई रोक देते हैं, कुछ समय के लिए। अच्छा, अमूल और नमस्ते ने कह दिया नॉर्थ की मार्केट हम देखेंगे, साउथ की मार्केट तुम देखना। बताओ ये कैसा अग्रीमेंट हुआ, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट, ठीक है, एंड हेंस इट विल बी वॉइड। इसीलिए अभी तक ऐसे अग्रीमेंट नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसे अग्रीमेंट्स को वॉइड मान लिया जाता है। ओके, देखिए इसमें क्या क्या आ जाएगा, एनी अग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बिटवीन एंटरप्राइजेस और एसोसिएशन और पर्संस, यहां से मार्क करना, इंक्लूडिंग कार्टल्स। इंक्लूडिंग कार्टल मतलब कार्टल भी एक तरीका का क्या हो गया, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। इंगेज्ड इन आइडेंटिकल और सिमिलरली ट्रेडेड गुड्स विच, ये 4 चीजें अगर आप कर रहे हैं तो इसको एंटी कॉम्पिटिटिव माना जाता है। अगर ये 4 चीजें आप कर रहे हैं तो एंटी कॉम्पिटिटिव माना जाता है। पहले मैं बताओ क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिटरमाइन परचेज और सेल प्राइस। हाँ, अमूल और नमस्ते ने कहा हम लोग मिल के प्राइस डिसाइड करते हैं, हम भी 500 पर लीटर बेचेंगे, तुम भी 500 पर लीटर बेचो। बताओ ये अग्रीमेंट अगर दोनों ने मिलके किया है प्राइस डिटरमाइन करने का, तो ये अग्रीमेंट भी कैसा हुआ, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। ये बात आ गई समझ में, पहले पे क्या किया, हमको बताओ सेकंड में क्या किया, प्रोडक्शन कंट्रोल कर लिया, 1 महीने तक सप्लाई नहीं करेंगे, 1 महीने तक प्रोडक्शन नहीं करेंगे, मार्केट में गुड्स नहीं निकालेंगे। इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाएगी आगे, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है देन इन दैट केस ऑल्सो ये भी एक तरीके का क्या मान लिया जाएगा, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। थर्ड देखिए, थर्ड में बताओ क्या किया,
थर्ड वाले का एग्जाम्पल बताइए क्या हुआ? मार्केट शेयर कर ली। तुम साउथ देखना, हम नॉर्थ देखेंगे। ये भी अगर आपने किया है तो वो क्या होगा? एंटी कॉम्पिटिटिव। चौथा क्या लिखा है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिजल्ट्स इन बिड रिगिंग और कॉल्यूसिव बिडिंग। वेरी इंपॉर्टेंट। आपके इंस्टीट्यूट का पहला फेवरेट था कार्टेल, दूसरा फेवरेट है बिड रिगिंग। अब जरा समझो बिड रिगिंग होती है क्या है। पहले हमको बताओ, आपको समझ आ रहा है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? 3। एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट वाला सेक्शन कौन सा है? 3। हम लोग वो अग्रीमेंट्स पढ़ रहे हैं जो क्या होते हैं? एंटी कॉम्पिटिटिव। ठीक है, अब बिड रिगिंग समझना। पहले वाले में प्राइस डिटरमाइन कर रहे थे, दूसरे में प्रोडक्शन कंट्रोल कर रहे थे, थर्ड में मार्केट शेयर कर रहे थे। अच्छा, बिडिंग क्या होती है बताइए? बोली लगाना। हाँ, कैसे लगाई जाती है? मान लीजिए हमने आपसे कहा ये पोडियम, ठीक है, जो आप देख रहे हैं, इसकी हम यहाँ नीलामी कर रहे हैं, ठीक है, और इसकी बोली शुरू होती है 1 लाख रुपए से। ठीक है, हमारा पोडियम है, ऐसी छोटी मोटी बात थोड़ी है। अब बताइए क्या होगा? आप सब आए बिडिंग करने, कैसे बोली लगाओगे इसके ऊपर, है ना? 2 लाख, फिर किसी ने 3 लाख, किसी ने 4 लाख, फिर 4 लाख वाले को देख के किसी को गुस्सा आया, उसने कहा 10 लाख। ऐसे देखो ना, पिक्चरों में देखा है। अभी तक 10-15 लाख की चली, पीछे कोई गाड़ी आई, गाड़ी आके रुकी, उसने 25 लाख। हमारा पोडियम है, छोटी मोटी बात थोड़ी है। ठीक है, 25 लाख। ये हो क्या रहा है? बिडिंग तो हो रही है, ये कंपटीशन हो रहा है आपके बीच में, है ना? एक दूसरे को देख के आप लोग कॉम्पीट कर रहे हैं। फिर 25 लाख को देख को किसी गुस्सा आई, उसने कहा 30 लाख, हाईएस्ट बोली लगा दी। ठीक है, अब 30 लाख के बाद हैमर डाउन होता है, क्या? 30 लाख 1, 30 लाख 2, 30 लाख 3। सुना है ना ये पूरा प्रोसेस? आपके कंपटीशन की वजह से फायदा किसको हुआ? हमको, सेलर को। वो पोडियम जो 1 लाख का था, वो कितने पे बिक गया? 30 लाख। बिडिंग का सबसे बड़ा फायदा यही होता है, आपके कंपटीशन की वजह से फायदा किसको हो गया? सेलर को। अगर आप देखो तो यहाँ थोड़ा रिवर्स चल रहा है। वैसे कंपटीशन होता है किसमें? सेलर्स में, है ना? और फायदा होता है कंज्यूमर को। यहाँ क्या हो रहा है? बायर्स में कंपटीशन हुआ और फायदा किसको हुआ? सेलर को। अब मान लीजिए आपने सोचा ये इनके रोज का है, कभी लैपटॉप की करने लग जाती बिडिंग, कभी कहती है कभी पोडियम बेच रही हैं, कभी लैपटॉप बेच रही, कभी कीबोर्ड बेच रही, रोज का है। तो आपने क्या किया? आपने सबने मिलके अग्रीमेंट कर लिया और आपने कहा एक काम करते हैं, हम लोग आपस में अग्रीमेंट कर लेते हैं और एक दूसरे के खिलाफ बोली नहीं लगाएंगे। समझ में आया? अब हमने कहा हमें तो पता नहीं कुछ, हमने कहा आज हम बेचेंगे ये पेन और इसकी बोली शुरू होती है 10 लाख से। हमारा पेन, क्या बात करें, चलो ना मेरी ना तुम्हारी 1 लाख कर ले। हाँ, 1 लाख में चलो, हमने कहा 1000 रुपए से इसकी बोली शुरू होती है। ऐसे है, ये कम हो गया, यही डिसाइड कर लो कितने की कॉन्सेप्ट हमारा रही गया। चलो, तो हमने कहा कि मान लो 1 लाख से इसकी बोली शुरू होती है और इन्होंने बोला, इन्होंने कहा 1 लाख 1 रुपए, और सब चुप। हमने कहा और बोलो, नहीं बोलना। आप लोग आपस में डिसाइड करके आए थे एक एक चीज सब लोग ले लेंगे। समझ में आया? पेन इनका, ये टीवी इनका, ये लैपटॉप इनका, सब पहले से डिसाइड करके आए थे। अब हमें तो पता नहीं, हमने कहा चलो बोली शुरू होती है 1 लाख, 1 लाख से शुरू हुई, इन्होंने कहा 1 लाख 1 रुपए और सब शांत। अब हमारी बोली कितने पे खत्म हो गई? हमने कहा 1 लाख 1 रुपए, 1 लाख 2, 3, 1 रुपए मिला हमको। मेरे 1 लाख तो था ही, 1 रुपए मिल गया। ये क्या हुआ? एंटी कॉम्पिटिटिव। समझ में आया? दिस इज एंटी कॉम्पिटिटिव, और ये एंटी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी वॉइड होती है। बिड रिगिंग, बिड रिगिंग का मतलब बिडर्स के बीच में अगर अग्रीमेंट हो जाए, बिड विनर्स इन एडवांस डिक्लेयर हो जाए। ये बताओ क्या बोला? पहले से पता है कौन जा, आप सबको पता था ये ले जाएंगी पेन, ये पेन का डब्बा घर से लाई थी, इनको पता था हमी को मिलने वाला है। ठीक है, ये इससे कंपटीशन का हार्म हुआ, क्योंकि समझो ना मेरी बिडिंग का पर्पस खत्म हो गया। हमने बिडिंग इतने माहौल बनाया कि सब लोग आएंगे, बिडिंग लगाएंगे, खूब बढ़िया 25 लाख का बिकेगा, लेकिन ये पूरा खत्म हो गया क्योंकि बिडिंग नहीं हो पाई। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है? बिड रिगिंग या कॉल्यूसिव बिडिंग। कॉल्यूसिव समझ गए? मिलजुल गए आप लोग, मिलजुल के आपने बिडिंग लगाई, विच इज एंटी कॉम्पिटिटिव।
अब 4 चीजें क्या हुई, हमने प्राइस डिटरमाइन कर लिया, प्रोडक्शन कंट्रोल करा, मार्केट शेयर डिसाइड कर लिया, या बिड रिगिंग कर ली। ये चारों के चारों क्या होते हैं, एंटी कॉम्पिटिटिव एंड हेंस वॉइड। देखो लिखा है ये 4 जो अग्रीमेंट होते हैं, दे शैल बी प्रिज्यूम्ड टू हैव एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट। मतलब प्रिज्यूम्ड टू हैव मतलब मान लिया जाएगा, आप कुछ कहो ना कहो मान लिया जाएगा कि एंटी कॉम्पिटिटिव है, और इनको क्या मान लेंगे, वॉइड। पहले देखो बिड रिगिंग इज एंटी कॉम्पिटिटिव। बिडिंग एज अ प्रैक्टिस इज इंटेंडेड टू इनेबल प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द मोस्ट फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशन। जैसे टेंडर नहीं निकलते हैं सरकार के, तो मान लो सरकार को किसी सरकारी काम का टेंडर करवाना है। अब टेंडर में क्या होता है, मान लीजिए हमने कहा बिजली का काम कराना है, आप सब बिजली वाले बैठे हैं यहाँ, ठीक है। अब आप लोग अपनी कोटेशंस दोगे, तो जो लोएस्ट कोटेशन देगा उसका एक्सेप्ट होता है टेंडर। अब आप लोग आपस में मिल गए और आपने किसी ने लोएस्ट दी नहीं, मतलब आप लोगों ने डिसाइड कर लिया इस बार इनको टेंडर दिलवाना है, और उसने मिनिमम कोटेशन जो थी वो 10 लाख की आई मिनिमम, तो सरकार के पास ऑप्शन ही नहीं है, सरकार को उसी को देना पड़ेगा। ये भी तो एंटी कॉम्पिटिटिव हुआ, दिस इज बिड रिगिंग। तो देखिए लिखा है इन्विटेशन ऑफ बिड इज रिजॉर्टेड टू बाय द बोथ गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट बॉडी, but the objective of securing the most favorable prices and conditions may be negated if the prospective bidder collude। कह रहे पर्पस ऑफ बिडिंग खत्म हो जाएगा अगर बिडर्स ने आपस में क्या कर लिया, कोलिजन, आपस में मिलजुल के अग्रीमेंट कर लिया। सच कॉल्यूसिव बिडिंग और बिड रिगिंग कॉन्ट्रवीन्स द वेरी पर्पस ऑफ इनवाइटिंग टेंडर। कह रहे टेंडर का मतलब ही खत्म हो गया, टेंडर का मतलब था जो सबसे कम प्राइस कोट करेगा उसको मिलेगा, यहाँ किसी ने कम प्राइस कोट ही नहीं किया, and inherently anti-competitive। अब देखिए some of the commonly adopted ways in which collusive bidding may occur। ऐसे ही पॉइंट्स आपने किसके पढ़े थे इसके पहले, कार्टेल के, conducive to cartelization। और सेम पॉइंट्स देखो किसके, मतलब सेम नहीं, सेम पैरामीटर में आ गए collusive bidding के। देखिए collusive bidding में क्या क्या होता है। फर्स्ट देखो क्या है, आइडेंटिकल बिड, सबने बोली कितने पे लगाई, 1,01,000 रुपए, ठीक है। सेकंड बताओ, हाँ कह रहे हैं पहले से डिसाइड कर लिया, अग्रीमेंट एज टू हु शैल सबमिट द लोएस्ट बिड। थर्ड क्या हुआ, सबमिशन ऑफ कवर बिड, वॉलंटरली इन्फ्लेटेड बिड, हाँ टेंडर वाले में वॉलंटरली इन्फ्लेटेड, उससे ज्यादा बिडिंग करेंगे, मतलब सरकार ने कहा था जिसका लोएस्ट होगा उसको देंगे, आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि इनको देना है, बाकी सबने उससे जबरदस्ती ज्यादा की लगाई, ठीक है। ये देखो क्या है, अग्रीमेंट नॉट टू बिड अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के खिलाफ बिडिंग नहीं करेंगे। अग्रीमेंट ऑन कॉमन नॉर्म्स टू कैलकुलेट प्राइसेस और टर्म्स ऑफ द बिड्स, टर्म्स ऑफ द बिड्स पहले ही सबने डिसाइड कर लिए कि कैसे बिडिंग होगी क्या होगी। ये अगला देखो क्या है, ये क्या हुआ, किसको स्क्वीज कर दिया। अब कह रहे हैं आप लोग तो सब मिले जुले थे, एक बाहर का बंदा आ गया, वो जो बाहर का आ गया वो तो पार्टिसिपेट करके उसको स्क्वीज आउट कर दिया, इलीगल तरीके से नहीं, मुंह पे कपड़ा बांध के बाहर नहीं कर दिया। स्क्वीज और आउटसाइड बिडर मतलब आपने टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे रखी कि वो बेचारा बोली ही नहीं लगा पा रहा है, आपने ऐसा प्राइस कोट कर दिया कि वो अपना बिड रख ही नहीं पा रहा है, ठीक है। एंड अग्रीमेंट, ये लास्ट वाला देखो, अग्रीमेंट डेजिग्नेटिंग बिड विनर्स इन एडवांस ऑन अ रोटेशनल बेसिस। समझ गए, आज ये जीतेंगे कल ये जीतेंगे कल ये जीतेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये सब एंटी कॉम्पिटिटिव होगा, क्लियर, ठीक है। प्रोवाइडेड, इसके आगे हम एक लाइन जोड़ेंगे, प्रोवाइडेड ये पता चल जाए, बट ऑब्वियस है, आप समझ रहे हो, ये सब कुछ वॉइड वॉइड सब कुछ तब होता है जब पता चल जाए। आई ऑलवेज से, बिना हेलमेट के कितनी बार निकल जाते हो, कब चलान होता है, पूरी लॉ किस पे बेस्ड है, जब पकड़े जाएं, जब नहीं पकड़े जा रहे तो सभी चल रहा है। कितने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर हो लिए, है ना, कितनी मनी लॉन्ड्रिंग चल रही है, कितना सब गलत ही गलत, तो बेनामी कितना चल रहा है, लेकिन पकड़ में जो आ जाए वो गलत है। तो अब मान लो बिड रिगिंग हो भी रही है, अगर पकड़ में नहीं आई तो कुछ नहीं वॉइड है, पकड़ में आ गई तो उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ओके, इफ बिड रिगिंग टेक्स प्लेस इन गवर्नमेंट टेंडर, it is likely to have severe adverse effect on its purchases and on public spending. Bid rigging or collusive bidding is treated with severity in law।
कह रहे हैं बिड रिगिंग को बहुत सीवियरली लिया जाता है, द प्रिजम्पटिव अप्रोच रिफ्लेक्ट्स द सीवियर ट्रीटमेंट। ये समझे? बताओ मतलब कह रहे हैं इसको बहुत सीवियरली लिया जाता है बिड रिगिंग को। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? कह रहे हैं प्रिजम्पटिव ट्रीटमेंट है। प्रिजम्पटिव मतलब अगर बिड रिगिंग है तो हम मान लेंगे एंटी कॉम्पिटिटिव है, आपको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इट विल बी अज्यूम्ड कि एंटी कॉम्पिटिटिव है। अब जो समझा रहे हैं उसको जरा ध्यान से समझना। दो तरीके के अग्रीमेंट्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट्स एंड वर्टिकल अग्रीमेंट्स। पहले हमको बताओ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या होता है। ये ऐसे और ऐसे ना बताओ, स्टैंडिंग स्लीपिंग बता दो। पढ़ा है बचपन में स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन। हाँ, वर्टिकल ये हुआ, हॉरिजॉन्टल ये हुआ। अगर थोड़ा और अच्छी लैंग्वेज में बोलना चाह रहे हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस बोल सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको ये पता हो। डर बहुत लगता है हमको ऐसा बोलते कि वो सब तो ठीक था, एक्स एक्सिस कौन। ठीक है, अब समझना जो अग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो या तो सेम लेवल पे होते हैं, जैसे अगर हम आपसे कहें सबसे ऊपर होता है मैन्युफैक्चरर, फिर कौन होता है होलसेलर, फिर कौन होता है रिटेलर, और फिर कौन होता है कंज्यूमर। ये इसको कहा जाता है सप्लाई चेन। ठीक है, इनकी जो पूरी चेन है इसको हम लोग क्या कहेंगे? सप्लाई चेन। अब मान लीजिए दो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, एक प्रोडक्ट 1 है और एक प्रोडक्ट 2 है। जो प्रोडक्ट 2 है उसकी भी यही चेन होगी, उसका भी एक मैन्युफैक्चरर होगा, उसका भी एक होलसेलर होगा, उसका भी रिटेलर होगा और उसका भी कंज्यूमर होगा। चलो प्रोडक्ट्स ही ले लेते हैं, लेट्स से एक कोक ले लो और एक थम्स अप ले लो, ये दो प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अब इनकी भी सप्लाई चेन है, इनकी भी सप्लाई चेन है। हमको बताइए अगर कोक के मैन्युफैक्चरर ने, ठीक है, अग्रीमेंट कर लिया है थम्स अप के मैन्युफैक्चरर के साथ, तो ये हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट हुआ कि वर्टिकल अग्रीमेंट हुआ? हम पूछ क्या रहे हैं, आपको बात समझ में आई? हम कह रहे हैं कोक के मैन्युफैक्चरर ने अग्रीमेंट कर लिया थम्स अप के मैन्युफैक्चरर के साथ कि हम लोग 1 महीने तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे। ठीक है, पहले बताओ ये एंटी कॉम्पिटिटिव है कि नहीं है? है। एंड दिस इज अ टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट और वर्टिकल अग्रीमेंट। व्हाई हॉरिजॉन्टल? सेम लेवल पे किया। ठीक है, सिमिलरली मान लो कोक के रिटेलर ने थम्स अप के रिटेलर्स के साथ अग्रीमेंट कर लिया, हम लोग अपनी दुकान में नहीं बेचेंगे 1 महीने तक। ठीक है, या कोक के रिटेलर ने और थम्स अप के रिटेलर ने मार्केट डिवाइड कर ली, उन्होंने कहा भाई हम लोग नॉर्थ में बेचेंगे, तुम साउथ में बेचना। ये अग्रीमेंट पहले बताओ एंटी कॉम्पिटिटिव है कि नहीं है? है। एंड दिस इज अ काइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट। हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट का मतलब समझ गए? अब हमको बताओ अगर कोक के मैन्युफैक्चरर ने कोक के होलसेलर्स के साथ अग्रीमेंट किया या कोक के होलसेलर ने कोक के रिटेलर्स के साथ अग्रीमेंट किया, ये कैसे अग्रीमेंट हुए? वर्टिकल अग्रीमेंट। पहले तो ये समझो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या चीज हुई। सेम लेवल के लोग अगर अग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब वर्टिकल का एग्जांपल समझना, अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग। वर्टिकल का एग्जांपल समझिए, जो शॉप्स होती है ना उनमें हर कैटेगरी का माल होता है। जैसे मान लीजिए आप एक शूज की शॉप पे गए, शॉप पे, हम शोरूम की बात नहीं कर रहे, शॉप पे आपको हर चीज का, आपने कहा भाई शूज दिखाओ, वो कहता है लिबर्टी दिखा दें, बाटा दिखा दें, किसका दिखा दें, उससे 4-5 कंपनी के शूज वो आपको दिखा देता है। ठीक है, यहाँ कंपटीशन आता है। लेकिन अगर आप बाटा के शोरूम में चले गए, अच्छा हमको बताओ बेचने में एफर्ट ज्यादा कौन लगाता है? हम लोग आजकल शॉप्स में कम जाते हैं। हम लोग के पहले जो पेरेंट्स वाली जनरेशन थी वो शॉप पे विश्वास रखते थे, वो वाली दुकान से लाते, उन्होंने जो कह दिया वही ले लिया। हम लोग ब्रांडेड शोरूम्स में जाते हैं। ठीक है, ज्यादा बेचने में एफर्ट कौन लगाता है? शॉप वाला। वो बेचारा बैठ जाता है 4-5 शूज लेके, अब ये पहन लो, अब ये पहन के देख लो। शोरूम में कौन दौड़ा भागी कर रहा है? आप खुद। बताओ क्या डिफरेंस है? उस शोरूम में आप कोई भी जूता लोगे वो बाटा का ही होगा, सेल बाटा की ही होगी। और जो शॉप पे बेचता है वो आपको क्या कहेगा? भैया सब अच्छे हैं लेकिन मेरी मानो बाटा ले लो। क्यों? प्रॉफिट मार्जिन। इसमें सबसे ज्यादा पता है ब्यूटी प्रोडक्ट्स में बहुत होता है। आप चले जाए शॉप में, वो अरे सब ये ले लो, आप जो मांगेंगे ये दे दो, ये तो ठीक है, ये ट्राई करो। हाँ एग्जैक्ट, फोन्स में भी ये ले लो। शॉप वाला आपको कोई चीज बेचने के लिए एकदम मेरी बात पे चलो ये ले जाओ इस बार। ठीक है, वो क्यों? चलो कमीशन। अब समझ में आ गया वो ऐसा क्यों करता है? ठीक है, अब मान लीजिए मैन्युफैक्चरर जो बाटा का था, उसके जो ये रिटेलर थे, उस रिटेलर के पास सबकी कंपनी के शूज थे,
उसने अपने रिटेलर से कह दिया तुम बेचोगे तो सिर्फ मेरी कंपनी का शू बेचोगे और किसी का नहीं बेचोगे, ठीक है। यानी वो शॉप जहां 4 कंपनी के शूज होते थे वहां अब सिर्फ किसका है, बाटा का। ये अग्रीमेंट पहले बताओ किसके किसके बीच में हुआ, होलसेलर या मैन्युफैक्चरर विद रिटेलर। दिस इज अ काइंड ऑफ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल अग्रीमेंट, एंड दिस इज ऑल्सो एंटी कॉम्पिटिटिव। समझ में आया हुआ क्या, ये हमने आपको एग्जाम्पल दिया है वर्टिकल का। अभी जो आपने 4 चीजें पढ़ी, प्राइसेस डिटरमाइन कर लिए, सप्लाई लिमिट कर ली, बिड रिगिंग एंड मार्केट, ये बताओ हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल, बताओ। हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये सब सेम लेवल पे हो रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स के बीच में अग्रीमेंट हुआ, सारे कॉम्पिटिटर्स सेम है, हॉरिजॉन्टल। लेकिन अब जो ये आगे लिखे हुए हैं, टाई इन अरेंजमेंट, एक्सक्लूसिव डीलिंग, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, रिफ्यूजल टू डील, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, ये सब के सब होते हैं वर्टिकल अग्रीमेंट्स। देखना इसमें कहीं ये वर्ड लिखा होगा, एग्जाम में क्वेश्चन ही आ चुका है, एक छोटा सा वर्ड लिखा था कि ये हॉरिजॉन्टल होते हैं, आप रीड करना, आपको मिल जाएगा, हो सकता है नई बुक में हटा भी दिया हो, लेकिन ये इसी नाम से आया था, वर्टिकल अग्रीमेंट क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल। और पता है क्या हुआ था, बच्चों को सब याद था, वो चारों याद थे, ये सारे याद थे, बस क्या नहीं याद था कि इनको वर्टिकल कहते हैं। बहुत बड़ा, जब हमने आपको बताया था 25 नंबर का आता था कॉम्पिटिशन है, उन्होंने कह दिया वर्टिकल अग्रीमेंट्स क्या होते हैं। अब बच्चों को ये रटा हुआ था, टाई इन अग्रीमेंट पूछ लेते तो बता देते, वर्टिकल अग्रीमेंट पूछ लिया। आप समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं ये याद करके गए थे, टाई इन अग्रीमेंट क्या है, ये क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन्होंने पूछ लिया वर्टिकल अग्रीमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। टाई इन अग्रीमेंट क्या होता है, जैसे देखो इसमें है आगे, एनी अग्रीमेंट रिक्वायरिंग अ परचेजर ऑफ गुड्स एज अ कंडीशन ऑफ सच परचेज टू परचेज सम अदर डिस्टिंक्ट गुड्स, हमारे यहाँ से ये लोगे तो ये भी लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें अगर आपको हमारे यहाँ से शर्ट लेनी है तो ट्राउजर भी आपको हमारे यहाँ से ही लेनी पड़ेगी, हमारी शर्ट हमारे यहाँ के ट्राउजर के साथ ही पहनी जाएगी। ये समझ में आया क्या हुआ, ये रियल एग्जाम्पल होता है गैस कंपनीज में, अगर आपको हमारे यहाँ से गैस का कनेक्शन चाहिए तो गैस स्टोव हमारे यहाँ से खरीदना पड़ेगा। दिस इज अ रियल लाइफ एग्जाम्पल। अब ना आपने कभी गैस देखी, ना आप कभी लेने गए, ना कभी सिलेंडर भरवाने गए, गए हैं कभी, इसलिए ये सब कोर काम होते हैं, सब करने चाहिए आपको, जब आप गए हो तो आपको बताओ। से ये जो गैस कंपनीज होती है ना, ये कहती है हमारे यहाँ से कनेक्शन लोगे तो गैस स्टोव हमारे यहाँ से लेना पड़ेगा, ये एक तरीके का टाई इन अग्रीमेंट है और ऐसी कंडीशन वॉइड होती है, लेकिन आप वहां जाके बोलना नहीं, पता लगे गैस भी चली गई, ठीक है, बट लीगली ये वॉइड होते हैं। तो 2 तरीके के अग्रीमेंट होते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ाएंगे ये सारे, बस एक बार ये देखना, ये देखो एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट सेक्शन 3 में ये सारे होते हैं। अब इसमें से बताना कौन कौन से हॉरिजॉन्टल है कौन से वर्टिकल। पहला बताओ, अग्रीमेंट टू लिमिट प्रोडक्शन एंड सप्लाई, हॉरिजॉन्टल। एलोकेट मार्केट, हॉरिजॉन्टल। फिक्स प्राइस, हॉरिजॉन्टल। बिड रिगिंग, हॉरिजॉन्टल। कंडीशनल परचेज टाई इन अग्रीमेंट, ये वर्टिकल, ये भी वर्टिकल, ये भी वर्टिकल, ये भी वर्टिकल। तो ये सारे हैं कौन से, एंटी कॉम्पिटिटिव, ये सब वॉइड है, बस इनको डिवाइड कर दिया गया किसमें, हॉरिजॉन्टल में एंड वर्टिकल में। एनी डाउट, सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, विच एक्ट, ईयर 2000, ठीक है। चलो यहाँ पे स्टॉप करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। 2 बड़ा स्टाइलिश बोल दिया आप लोगों ने ना, च्यू, अमेरिका से लैंड हुए अभी अभी।